दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ वनीता यादव। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि पहली बार सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की जो सदस्यता गई संसद से, उसको लेकर बोला है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, जो अखबार में पब्लिश हुआ है, उसमें कई और मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छे से घेरा है। बड़े ही तरीके से उन्होंने उन तमाम मुद्दों का जिक्र किया है जो कि इस वक्त विपक्ष मिलकर के भी उस तरह से नहीं घेर पा रहे, जैसा सोनिया गांधी ने अपने इस आर्टिकल में लिखा है। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सीपी राय, आज दिल्ली आए हुए हैं, तो हमने सोचा सर को दिल्ली में ही इस चर्चा को लेकर के लुटियंस में इस मुद्दे पर आखिरकार ये जानने की कोशिश की जाए कि कैसे सोनिया गांधी के ये शब्द इस वक्त, जब अखबार नरेंद्र मोदी की टेबल पर भी गया होगा, उन्होंने ये आर्टिकल जरूर पढ़ा होगा और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद उनको ये जरूर लगा होगा कि किस तरह से विपक्ष जो है अपने मुद्दों से उन्हें घेर रहा है। सर, क्या वाकई में सोनिया गांधी के इस आर्टिकल से ये तमाम चीजें कही जा सकती हैं कि एक तो उन्होंने अपने बेटे की सदस्यता को लेकर पहली बार बोला, दूसरा उन्होंने तमाम और मुद्दों पर भी बोला है, तो इसका क्या मैसेज जाता है? क्योंकि सोनिया गांधी का अभी तक वो चुप थी राहुल गांधी के मैटर पर। इसको हमको दो तरह से लेना पड़ेगा। पहले तो यह है कि सोनिया गांधी का मतलब वो महिला जो जब कुछ भी नहीं थी, पॉलिटिक्स में भी नहीं थी, तो दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अगर आता था तो उनसे मिलने जरूर जाता था, उस परिवार के नाते या उसके बैकग्राउंड के नाते। ये पूरा इतिहास है। दूसरा, सोनिया गांधी का मतलब वो महिला जिसको प्रधानमंत्री चुन लिया गया था। कोई अपना बाल मुड़वा लेता या कुछ भी कर देता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रधानमंत्री बन गई थी इस देश की। हाँ, उमा लेकिन भारती और सुषमा स्वराज ने लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री जैसा बड़ा पद ठुकरा दिया और मनमोहन सिंह जैसे एक बहुत बड़े विद्वान अर्थशास्त्री को उन्होंने उस परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का के लिए चुनना उचित समझा। दूसरा पक्ष इसका यह है कि बेहतर तो यह होता कि जब मोहम्मद आजम खान की सदस्यता इसी तरह 24 घंटे में चली गई थी, तो उस पर सोनिया गांधी बोल देते, शायद भविष्य के लिए एक नई राजनीति का एक ग्राउंड तैयार होता और शायद उससे सोनिया जी का कद और बड़ा हुआ होता और सोनिया जी के लिए नया रास्ता खुलता। लेकिन खैर, अब उन्होंने अपने पुत्र के लिए बोला है। इसमें वो धार नहीं बनती है जो धार आजम खान के लिए अगर वो बोलती तो बन सकती थी, या अन्य ऐसे लोगों के लिए अगर वो बोलते, विरोधी दलों के जिनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई कहीं पर भी, उस पर बोलती तो बनती। लेकिन फिर भी सोनिया गांधी के बोलने का अर्थ है। मैंने जैसा कहा कि जब वो राजनीति में भी नहीं थे, दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष आते थे और उनके यहाँ मिलने जरूर जाते थे प्रधानमंत्री के साथ साथ। तो उन्होंने जब ये पत्र लिखा है जिसमें बड़े विस्तार से उन तमाम मुद्दों पर बात किया है जो मुद्दे हैं, उसमें एक छोटा पहलू ये भी है कि अगर कोई आदमी अडानी के खिलाफ बोलता है तो उसकी बातें स्पंज कर दी जाती हैं और उसकी संस्था तक चली जाती है। वो इशारे में उन्होंने अपने बेटे की बात किया, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने अडानी का सवाल, महंगाई का सवाल, मीडिया का सवाल, सर्वोच्च न्यायालय की चिंताओं का सवाल। सर्वोच्च न्यायालय जो जिस मुखरता के साथ बात कर रहा है कि लोकतंत्र में लोगों को अपना बोलने का अधिकार है और बोलने का और सरकार की आलोचना करने का मतलब देशद्रोह नहीं है और मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, जो सर्वोच्च न्यायालय ने लाइन लिया है। इन सारे ही इश्यूज को सोनिया गांधी ने अपने इस पूरे वक्तव्य में, जो उनका लेख है, उसमें उन्होंने कवर किया है। और निश्चित तौर पर सोनिया गांधी की यह चिट्ठी बहुत साधारण तौर पर नहीं ली जा सकती। ये बहुत दूर तक इसका संदेश जाएगा और सारी दुनिया की निगाह भी इस चिट्ठी पर जरूर होगी और इससे एक बेचैनी सत्ता पक्ष में भी जरूर होनी चाहिए। खास तौर से ये चिट्ठी, ये जो उनका आर्टिकल है, ये उस दिन आया है जब एक दिन पहले अडानी ने चिट्ठी लिखी है फाइनेंशियल टाइम्स को अडानी अपने घोटाले पर। उसके अगले दिन सोनिया गांधी का आर्टिकल आ जाता है। चिट्ठी का इससे कोई मतलब नहीं है। इसके पहले अडानी के ऊपर जो आरोप लगा तो उन्होंने कहा ये भारत पर आक्रमण है, तो उसने अपने को भारत सिद्ध करने की कोशिश की। तो वो और उनके मित्र मोदी दोनों को ये शौक पैदा हो गया कि वही भारत है। ये हमें याद रखना चाहिए कि किसी समय बरुआ जैसे एक मूर्ख आदमी ने इंदिरा इज इंडिया का नारा लगाया था और बहुत मजाक उड़ा था और उसके बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा था। अब अगर मोदी जी कहते हैं कि मैं भारत हूँ, मैं सब पर भारी, और अडानी कहता है मैं भारत हूँ, तो निश्चित तौर पर ये अपने लिए खबर खोज रहे हैं। ये इनके खिलाफ ही जाएगा, इससे इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सर, अभी आप दिल्ली आए हुए हैं और यहाँ पर कई पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। यहाँ की राजनीति की भाप यूं तो आपको लखनऊ से भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ आकर के लोगों से वन ऑन वन मीटिंग करके आप जैसा अनुभव व्यक्ति, मतलब ये जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीज की ग्रिप ज्यादा बन रही है। सोनिया गांधी का इस तरह से चिट्ठी लिखना, लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या वाकई में उस तरह से वो जोश है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लखनऊ में किस चीज की कमी है वो अक्सर आप अपना न्यूज नशा पर वक्तव्य रखते रहे हैं, लेकिन अभी मैं दिल्ली की सेंट्रल लेवल पर जो राजनीति 24 से पहले चल रही है, उसमें कितना फर्क आपको दिख रहा है? वो जोश दिख रहा है? एक साल ही बचा है, कोई ज्यादा वक्त है नहीं अभी तरह से। जी सर। देखो, हम लोग समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। डॉक्टर लोहिया के मानने वाले, डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश गांधी के मानने वाले लोग हैं, राजनीति के शिष्य हैं।
वो राजनारायण जिन्होंने फकीर होते हुए भी इंदिरा गांधी जैसी बड़ी नेता को हरा दिया, कोर्ट में भी हरा दिया, वोट में भी हरा दिया। और राजनारायण ने कभी उससे कुछ हासिल नहीं किया। राजनारायण एक बड़े खानदान में पैदा हुए थे, बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन उनके बेटों का नाम कोई नहीं जानता। उनकी चिंता आजादी के पहले उनके ऊपर 5,000 रुपए जिंदा मुर्दा इनाम था, तो अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे और अंग्रेजों के बाद वालों से भी लड़ रहे थे। हम लोग उनके शिष्य हैं। हमसे कोई कह सकता है कि आप कौन, आपकी क्या परेशानी है, आप अपनी जिंदगी जियो आराम से। लेकिन अगर सब लोग यही जिंदगी जी रहे होते, भगत सिंह नहीं होते, सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, आजादी के पहले के महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, और उसके बाद के जयप्रकाश और लोहिया नहीं होते, और राजनारायण नहीं होते, मुदलिमय नहीं होते, जॉर्ज फर्नांडिस नहीं होते, तो हम सब लोग उस विचारधारा, उस आंदोलन से पैदा हुए हैं कि हमको चिंता लगती है कि देश की आजादी लाखों लोगों की कुर्बानी से आई है, और इस आजादी को हमको किसी भी हालत में कायम रखना है। इसके लोकतंत्र को, इसके संविधान को हमको कायम रखना है। मैं एक बात बार बार इस्तेमाल करता हूँ कि लोगों को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, लेकिन इससे भी बढ़कर के उन्मुक्त हंसी चाहिए, फ्री लाफ चाहिए। इसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते। वो फ्री लाभ छीनने की कोशिश हो रही है। रोटी, कपड़ा और मकान तो सड़क पर चलने वाले सूअर को भी मिलता है, वो सड़क पर सो जाता है, उसका मकान है, और कपड़े उसको जरूरत नहीं है, और रोटी उसको कहीं भी कहीं कूड़े में पड़ी हुई मिल जाती है, खा लेता है। लेकिन इंसान में और सूअर में यही फर्क है कि इंसान एक बेहतर जिंदगी चाहता है, एक बेहतर भविष्य चाहता है, सुरक्षित जिंदगी चाहता है, और अच्छी सम्मानजनक जिंदगी चाहता है, और फ्री लाभ चाहता है, जिसमें वो स्वतंत्र अपने को महसूस करे। वो स्वतंत्रता खतरे में है। मेरे जैसे तमाम लोग देश भर में हजारों लाखों की तादाद में ऐसे हैं जिनकी ये बेचैनी है, और मेरा ये जो मिलना जुलना है ये सही है। मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ, हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, उसमें पत्रकार है, लेखक है, कवि है, साहित्यकार, नाट्यकर्मी है, राजनीतिक लोग हैं, तमाम लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि हम लोगों की आज की तारीख में भूमिका क्या हो सकती है। दूसरा सवाल आपने ये उठाया आपने कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गर्मी है क्या राजनीति में। कांग्रेस दिल्ली के पार्टी, लुटियंस में, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। इसके बाद बाकी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टी हो, तो आप पार्टी को भी राष्ट्रीय का दर्जा मिल गया, लेकिन वो कोई वहां की ठहरती नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो आजादी की लड़ाई से निकली पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो नेतृत्व करे, वो बाकी पार्टियों को साथ में जोड़े, बाकी नेताओं से बात करे, और जिस संकट के दौर से देश गुजर रहा उससे बाहर निकाले। लेकिन बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे दिल्ली में इतना घूमने फिरने के बाद और तमाम लोगों से मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी में अभी वो इच्छा शक्ति, वो कर्म जो होना चाहिए, वो रणनीति, वो नजर नहीं आ रही है, और ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यानी कि जो ये एफर्ट्स अभी हो रहे हैं, चाहे सोनिया गांधी आर्टिकल में कुछ कहें या राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कुछ कहें, लेकिन अभी एक रणनीति का एक डीप रूटेड जो एक होता है प्लानिंग, वो नहीं नजर आ रही है। सोनिया गांधी की ये लेटर या ये लेख अगर राहुल गांधी की सदस्यता खारिज होने के पहले आया होता तो ज्यादा धारदार होता। मोहम्मद आजम खान उनके बेटे की सदस्यता रद्द होने पर और लोगों के ऐसे लोग आया होता तो कोई ज्यादा असरदार होता। मैं पहले ही कह चुका हूँ। अब ये इस लेटर का मतलब सिर्फ यह है कि अपने बेटे पर आई तो आप बोली है, ये थोड़ा उस धार को कमजोर करता है। दूसरी बात, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, पहली बार वो सड़क पर निकले और तमाम आम लोगों से मिले, तो आपने देखा कि लाखों लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। ये अनुभव है। इस अनुभव का फायदा कांग्रेस पार्टी पुनः नहीं उठा पा रही है। वो एक काम को करती है, फिर कुछ महीने के लिए कहीं गायब हो जाती है। वो अभी अपना कुछ प्लान भी था सरसरी तौर पर कि वो मार्च अप्रैल के बाद अपना एक दूसरा वो सितंबर में शायद है। सितंबर में शायद फिर यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन एक यात्रा खत्म हुई, उसके 6-7 महीने का गैप है। इसके बीच बहुत सारे गड्ढे हैं जो कांग्रेस पार्टी को भरने हैं। क्यों न इस समय का उपयोग उन गड्ढों को भरने में लगाए। क्यों न इस समय का उपयोग तमाम विपक्षी नेताओं को डायरेक्ट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी फोन करें, आए दिन 1 to 1 चाय पर बुलाएं, चाय पर बात करें, किसी के घर खुद चले जाएं। क्यों नहीं ये कर सकते हैं? अगर ये कर रहे होते, और ये तो गड्ढे बता रहा हूँ जो भरने कांग्रेस पार्टी को अपने को खड़े रखने के लिए, उसके लिए अगर रणनीति बनाते तो शायद जो स्टेप होता है ना, एक स्टेप आप चढ़ गए, अब इसके बाद अगले स्टेप का इंतजार करना पड़ रहा है, तब तक समय निकल गया। उनकी तो चाय का प्लान नहीं बन रहा है सर, बीजेपी में खूब चाय चल रही है। बीजेपी तो देखिए इसी तरह बढ़ी है। बीजेपी चूंकि वो भी जिंदगी भर अपोजिशन में रही है, तो वो सत्ता में आकर के भी अभी अपोजिशन के अपने कर्मों से बहुत दूर, वो में अहंकार उसमें भी आया है, लेकिन अभी भी अपोजिशन के अपने कर्मों और तरीकों से बहुत बाहर अभी नहीं निकल पाई है वो, तो इसलिए वो उस तरह सक्रिय दिखाई पड़ती है। कांग्रेस पार्टी जिंदगी भर सरकार में रही है, वो अभी तक विपक्ष को अडॉप्ट नहीं कर पाई, समझ नहीं पा रही है कि वो विपक्ष में है। जिस वक्त वो समझ जाएगी हम विपक्ष में है और विपक्ष के अनुभवी लोगों का फायदा उठा करके वो आगे बढ़ना चाहेगी, 6 महीना रहेगा, ये सरकार पूरी तरह डिस्क्रेडिट हो जाएगी और ये सरकार अंतिम सांसें गिनने लगेगी। यानी कि कुल मिलाकर के पॉलिटिक्स जो है वो 24/7 का मोड है। बिल्कुल।
उसमें कहीं पर भी आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं ले सकते हैं, और जो कंफर्ट जोन ले रहे हैं वो उस लेवल पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन सर एक बड़ा सवाल ये भी है, कांग्रेस के बड़े लीडर है राहुल गांधी, हाँ, हमको 3-4 महीने पता ही नहीं लगता 4 महीने कहाँ है वो। प्रियंका लेकिन गांधी ऐसा तो नहीं परसेप्शन बना दिया उनके लिए इसलिए लोग सोचते हैं कि वो कहाँ है। परसेप्शन जो बनाए हम तो उनके समर्थक हैं, हम तो चाहते हैं कि वो दिखाई पड़े। प्रियंका गांधी यूपी में हारने के बाद लौट करके वापस नहीं गई यूपी में, तो ये तो राजनीति नहीं होती। मैं अगर प्रियंका गांधी की जगह पर होता तो जिस दिन चुनाव हारता उसके अगले दिन मीटिंग बुलाता 4-5 हजार लोगों की, और मीटिंग बुला करके इस इलेक्शन के रिजल्ट को डिस्क्रेडिट कर देता। मैं कहता मेरे खिलाफ साजिश हुई है, और अगले दिन से फिर निकल पड़ता। लड़ाई तो ऐसे लड़ी जाती है, और हम लोग समाजवादी पार्टी में ऐसी लड़ाई लड़ चुके हैं। हम 91 में बहुत बुरी हार हमने झेली थी, घृणा हो गई थी लोगों को हमसे अयोध्या कांड के बाद में, लेकिन हम 22 मई को हारे, 31 मई को हमने मीटिंग बुला ली, 22 मई को चुनाव रिजल्ट निकला, 31 को मीटिंग बुला ली, जुलाई अगस्त में मैंने एक मंडली सम्मेलन करा दिया बड़ा, जिसने 14 लाख की थैली भेंट की थी, और फिर हम सड़क पर निकल पड़े। क्योंकि वो तो तब हालात थे जब हर कुत्ते पर, हर गधे पर आरएसएस के लोगों ने लिख दिया था मेरा नाम मुलायम है। उतनी घृणा तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किसी की नहीं जो मुलायम सिंह के खिलाफ इन्होंने फैलाई थी। लेकिन हम लोग तो चुपचाप नहीं बैठे, हम तो निकल पड़े सड़क पर, और 2 साल में हमने फिर सरकार बनाई। डॉक्टर सीपी राय जो कि पत्रकार के तौर पर भी, नेता के तौर पर भी, और जो पॉलिटिकल पार्टियां कुछ देश की ऐसी जिन्होंने काफी, जिसे कहते हैं सत्ता तक पहुंची, लंबा वक्त सत्ता पर रही भी, उनके साथ में उस दौर में उन्होंने अपना अनुभव लिया है जब वो पार्टियां ग्रो कर रही थी, आगे बढ़ रही थी। तो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यही समझना होता है कि किस तरह से स्ट्रैटेजी प्लान की जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, पहले से मौजूद मजबूत पार्टियों को पीछे कैसे पछाड़ा जाए। ये तमाम चीजें ही सबसे मुश्किल दौर जो होता है उसी वक्त का होता है, और वो ये जानते हैं। ऐसे में उनकी तमाम बातें जो उन्होंने हमसे साझा की हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं कि वो आज की तारीख में बहुत आसानी से सिर्फ डिजिटल के माध्यम से पूरा चुनाव लड़ सकती हैं, तो वो काफी नामुमकिन है। क्योंकि जब तक आप ग्राउंड पर लगातार अपनी प्रेजेंस नहीं बनाएंगे, ना टीवी कुछ कर सकता, ना प्रिंट और ना डिजिटल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर टुडे। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।